हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ में एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ और ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये डिपेंड करती है यहाँ पर एक किताब के ऊपर। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बायोग्राफी है और ये बायोग्राफी किसकी है? हिटलर की है, जिसके अंदर काफ़ी सारी बातें ऐसी बताई गई हैं जिनको सुनने के बाद में एक हाइपोथेसिस जनरेट हो जाती है कि हाँ, अगर इन सपोज मान लीजिए कि अगर ये जो विश्व युद्ध कौन सा सेकेंड वाला हुआ था, अगर ये जर्मनी जीत जाती तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते। तो इस स्टोरी को हम लोग कवर करेंगे। मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 दोनों मैंने अनअकैडमी पे कल ही ख़त्म किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे जो चैट बॉक्स है वहाँ पर आपके लिए लिंक को पिन कर दिया गया है। आप उसके थ्रू एक बार से पूरी वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री या पूरी जो ज्योग्राफी उसकी पूरी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक की। सबसे पहली चीज़, जब हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर 1 में मैंने आपको बताया था कि वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी शुरुआत होती है एक गोली चलने की वजह से, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसकी शुरुआत होती है गोली ना चलने की वजह से, क्योंकि हिटलर बच जाते हैं। और जब हिटलर बच जाते हैं तो इस पूरी कहानी में जो मेन रोल है वो आपको हिटलर का ही देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा विश्व युद्ध था जिसके अंदर लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से ज़ीरो हो ही चुका था, और यहीं पर आप देखेंगे कि जो एक्सपेंशन है जर्मनी का वो बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। यहाँ पर आप इस मैप को देखेंगे तो इस मैप के हिसाब से जर्मनी यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया था, लेकिन आसपास आपको दूसरे कंट्री देखने को मिलते हैं। इस मैप को जब हम देखेंगे तो यहाँ से पहले कुछ बातें जो हैं वो हम जान लेते हैं। ये जो पूरी वर्ल्ड वॉर 2 थी, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये गुड वर्सेस बैड के बीच में थी। मैंने यहाँ पे गुड वर्सेस बैड क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पर जापान की जो आर्मी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करी थी जो आज तक के इतिहास में याद रखी जाती हैं। जापान ने जब मंचूरियन को कैप्चर किया था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैसेकर जैसी सिचुएशंस भी देखने को मिली, लेकिन उसी के साथ में जापान जो था उसने एशिया के बहुत सारे आइलैंड्स को भी कैप्चर कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों ने अपना एक ट्रायो बना लिया था, और ये जो ट्रायो था ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। इसी बीच में जर्मनी एक अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए हर तरीके से कोशिशें कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर एक तरफ जर्मनी के पास में कोई राइट नहीं था कि वो अपनी सेना बना सकते या फिर 1 लाख से ज़्यादा की वो अपनी सेना रख सकते हैं, इनके पास कोई राइट नहीं था, बट फिर भी इन्होंने अपनी सेना को बनाया। और ये जो सेना इन्होंने बनाई थी धीरे धीरे करके ये पोलैंड की तरफ जाती है और पोलैंड का जो हिस्सा है वहाँ पर कैप्चर कर लेती है। इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर आप देखेंगे कि यूएसएसआर और जर्मनी पहले ये दोनों एक साथ में लड़ाई लड़ते हैं, जहां पर दोनों ने एक ट्रीटी साइन करी थी, और उस ट्रीटी के अंदर कहा गया था कि जब हम यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर अटैक करेंगे, दैट इज पोलैंड, तो हम पोलैंड को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आधा हिस्सा जर्मनी का, आधा हिस्सा हो जाएगा यूएसएसआर का। और वही हुआ, यहाँ पे केक कटा, सब में बटा, और यहाँ इन दोनों कंट्रीज ने इसको कैप्चर कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो बता के नहीं आता। धीरे धीरे करके ये जो पर्टिकुलर आप कंट्रीज देख रहे हो, जर्मनी और यहाँ पर रशिया, यहाँ पर बाल्टिक नेशंस हुआ करते थे, 3 देश थे जिनको पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था रशिया ने। अभी भी जर्मनी का जो आप साइज देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट रशिया का साइज यहाँ पे बहुत जाइंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या होता है, जर्मनी एक तरफ, रशिया एक तरफ, दोनों यहाँ पर लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जर्मनी जो था इसको लगा कि जो रशिया है ना वो एक डाउटफुल फ्रेंड है, और डाउटफुल फ्रेंड के चक्कर में जर्मनी डिसाइड कर लेता है कि वो अटैक करेगा रशिया के ऊपर। जब जर्मनी ने इस चीज़ को डिसाइड किया कि वो रशिया के ऊपर अटैक करेगा तो ये धीरे धीरे करके इधर की तरफ चलना शुरू करते हैं, लेकिन ये एक बात भूल जाते हैं। वो बात जो इनको सबसे पहले याद रखनी थी वो बात ये भूल जाते हैं। वो बात ये थी कि पहले भी नेपोलियन बोनापार्टे ने ट्राई किया था कि रशिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका था क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ से जब वो यहाँ पर आते हैं तो धीरे धीरे करके कुछ एरियाज़ को कैप्चर करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेंट पीटर्सबर्ग।
सेंट पीटर्सबर्ग का जो एरिया था, जब ये कैप्चर हो जाता है तो जर्मनी को लगता भाई साहब अब तो अपना जीत गए हैं, अब तो कहानी रशिया की खत्म है। धीरे धीरे करके जर्मनी और आगे जाता है, मॉस्को भी कैप्चर कर लेता है, लेकिन ये भूल गए कि दूसरी तरफ कहानी में ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है, अफ्रीका की तरफ से ब्रिटेन जो है वो इटली के ऊपर अटैक करता है। इटली के ऊपर अटैक करने के बाद में वो एक एलाइड आर्मी क्रिएट करता है, और वो एलाइड आर्मी स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड सबको साथ में मिला के जर्मनी के ऊपर अटैक करता है। तो सिचुएशन यहाँ पर ये आ जाती है कि एक तरफ से अटैक हो रहा है यूके का, एक तरफ से अटैक हो रहा है रशिया का। ये तो एक सीन था हमारी स्टोरी का। अगर हम स्टोरी के दूसरे सीन की बात करें तो दूसरा सीन चल रहा था कहाँ पर, पैसिफिक ओशियन के अंदर। पैसिफिक ओशियन वाला जो एरिया था वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स थे जिनको धीरे धीरे करके जापान कैप्चर कर रहा था। जापान ने डिसाइड कर लिया था कि उसे पूरे एशिया के ऊपर राज करना है, लेकिन वहीं पर जापान से गलती हो गई। जापान से जो गलती हुई थी वो थी पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर के ऊपर उसने जैसे ही अटैक किया, यूएसए की नींद खुल गई और यूएसए ने वार्न कर दिया जापान को कि बेटा तुमको तो मैं देख लूँगा। जैसे ही यूएसए ने ये बात बोली, जापान का मूड खराब हो गया और जापान ने फिर और जितने भी आइलैंड्स थे, लाइक फिलीपींस हो गया या बाकी भी जितने छोटे छोटे से आइलैंड्स थे, सबको कैप्चर कर लिया। जापान ऑलरेडी चाइना के बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर चुका था, इवन हांगकांग, मकाओ, ताइवान, इन सबको उसने कैप्चर कर लिया था, क्योंकि जापान जानता था कि वो पावरफुल है और उसके पीछे जो उसका दोस्त है दैट इज जर्मनी, वो भी पावरफुल है। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो बुलावा भेज देंगे, कॉल ही तो करना था। अच्छा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि उधर के साइड पर यूएसए, जापान लड़ रहा था, यहाँ पर जर्मनी और रशिया की लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई के बीच में यूके जो था वो एंट्री मार चुका था, और वो भी इधर जर्मनी के ऊपर अटैक करने को तैयार और इधर से रशिया अटैक करने को तैयार। जब ये सिचुएशन आती है तो हिटलर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हिटलर यहाँ पे समझ चुके थे कि अब किसी भी कंडीशन में जर्मनी बच नहीं सकता, और यहाँ पर इनका सुसाइड हो जाता है। अब आते हैं हम उस पॉइंट पे कि अगर ये वर्ल्ड वॉर जो है वो हिटलर जीत जाते तो क्या होता, क्योंकि यहाँ पे तो जर्मनी हार गया। दूसरे साइड पे एशिया वाले पार्ट पे यानी पैसिफिक ओशियन के पार्ट पे यूएसए का मूड खराब होता है और वो जापान के ऊपर जाके न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता है, जिसके बाद में वो जो एरिया था वो भी पूरी तरीके से शांत हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गई, लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट अब हमारा यहाँ पर आएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो ये बताते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 जो है हिटलर जीतता तो क्या होता। आप भी अपने जो थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखते हुए बताइएगा, और प्लीज़ इस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। पहला पॉइंट ये था कि हिटलर जो था ना वो बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल टाइप का व्यक्ति था। डिज़ायरेबल मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो चाहता था कि जो नीली आंखों वाले लोग हैं जिनको वो रियल जर्मन मानता था, उनके रहने के लिए जो जगह है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सपोज करिए कि अगर हिटलर यहाँ पे जीत जाता तो शायद वो पूरे के पूरे यूरोप को कैप्चर कर लेता। सिंपल है। अगला सुनिएगा। अच्छा, अगला आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं चलेगा। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो हिटलर था उसका कहना ये था कि मेरे को एरिया तो ज़्यादा चाहिए, मैं ज़्यादा एरिया को कैप्चर तो करना चाहता हूँ, लेकिन इसी के साथ में इसने ये भी बोला था कि अगर मान लो मैं पूरे एरिया को कैप्चर कर लेता तो बहुत सारी ऐसी जगह होती जहाँ पे जीनोसाइड भी देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि हिटलर जो था वो ये मानता था कि सबसे बड़े जो इनके एनिमी हैं वो ज्यूज़ हैं, और यहाँ पर हिटलर ने क्या किया था, जर्मनी के अंदर जितने भी लोग रहते थे उनको 52 अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर बांट दिया था। तो हो सकता था कि इनका जीना दूभर हो जाता। अगली चीज़, तीसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है सॉरी, इजराइल। आज के टाइम पे जो आप इजराइल देख रहे हो सकता है ये बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता भाई? ये जो बसाया गया है ये ज्यूज़ के द्वारा बसाया गया है, और अगर मान लीजिए कि ज्यूज़ लोग वहाँ से माइग्रेट ना करते तो इजराइल की फॉर्मेशन भी ना होती।
नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हिटलर था ये क्या करता है, जापान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो सपोज करो कि अगर हिटलर जीत जाता तो जापान को जो सपोर्ट था वो ज़्यादा मिलता और जापान क्या करता, जापान पूरे एशिया को कैप्चर कर लेता। यहाँ पर आप देखेंगे तो जापान ने जब मंचूरियन को कैप्चर किया था तो वहाँ पर नैनकिन नाम का एक मैसेकर भी देखने को मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि निर्भया केस हमारे यहाँ पर हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से ये घटना यहाँ पर होती है मंचूरियन चाइना के अंदर। तो हो सकता है कि ये भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना लेता। अगली चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता है कि यूएसएसआर को जर्मनी जो है वो एक डाउटफुल फ्रेंड मानता था, है ना। लेकिन हुआ यहाँ पर ये था कि जब रशिया के ऊपर या फिर यूएसएसआर के ऊपर जब अटैक किया था उससे पहले जर्मनी के दिमाग में ये चल रहा था कि वो यूके के ऊपर अटैक करेगा। अगर ये जीत जाता तो यहाँ पर सिंपल था कि वो यूके के ऊपर भी अटैक करता। तो हो सकता है कि पूरी दुनिया का जो मैप था वो यहाँ पे बदल चुका होता। नेक्स्ट चीज़, अगला पॉइंट यहाँ से ये आता है कि इन सब चीज़ों के बीच में अफ्रीका का जो पार्ट था जहाँ पे इटली इनका दूसरा दोस्त बैठा हुआ था, अगर ये जीत जाते तो इटली यानी कि जो अफ्रीका की टेरिटरीज थी हो सकता है वो उनको भी कैप्चर कर लेते। तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिटलर जो है ये इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे लोगों को कि एक बार इन्होंने बोल दिया तो मतलब आप समझ लीजिए कि वो काम हो ही जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको बता दूँ। अगला पॉइंट, अगर ये सब चीज़ें होती तो हो सकता था कि जो जर्मनी था वो एक सुपर पावर बन के हमारे सामने आता और आज मे बी हम लोग यहाँ पर इसको एज अ सुपर पावर ही कंसिडर करते। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो हिटलर था वो मैंने आपको पढ़ाया है ना वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो वर्ल्ड वॉर में मैंने आपको बताया था कि हिटलर की जो पार्टी थी नाजी पार्टी, ये लोग सड़कों पे नारेबाजी वगैरह किया करते थे। तो यहाँ पर अगर ये सिचुएशन बरकरार रहती तो ये भी हो सकता था कि जो ह्यूमैनिटी थी है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती। और अगर ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाती तो फिर क्या होता, संसार में से लोग एक दूसरे के बारे में सोचना ही बंद कर देते। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते अगर जर्मनी जीत जाता तो मैंने आपको पूरी वर्ल्ड वॉर एक बार से रिकॉल करा दी है। अगर आपने डिटेल स्टोरी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको इसी में चैट बॉक्स पर लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पूरी कहानी देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ सिंबल ऑफ नाजी पार्टी, आपके सामने हिटलर। ये वो सीन है जो बिल्कुल आखिरी में आता है। आखिरी में का मतलब ये है कि जब जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया जाता है तो जापान में जब पहला बॉम्ब गिरता है तो करीबन 1 लाख लोगों की डेथ होती है एक साथ, और जब दूसरा बॉम्ब गिरता है तो करीबन 80,000 लोगों की डेथ होती है। तो सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो इन्होंने बुरा किया था तो इनको आखिरी में बुरा देखने को मिला। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप कहानी को कितना भी गहराई से क्यों ना पढ़ लें लेकिन उससे मॉरल ऑफ द स्टोरी हमेशा पता होना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ से ये निकलता है कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं आज के टाइम पे, आप देख रहे हैं कि यूक्रेन को भी वार्निंग देके बैठा है रशिया, बट यूएन कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है जो एग्जैक्टली रियलिटी में पावरफुल होना चाहिए, है ना। कहने को तो बहुत सारे हैं बट उनके पास में पावर होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो था अपना शॉर्ट वीडियो, मैंने आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी समझा दी। आई होप कि आपने रिवीजन मार लिया होगा। अब आपसे मिलेंगे 7 बजे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक और चीज़ है, और वो क्या है, ये क्लास आपका रहेगा आज सुबह 8:30 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। पूरी थ्योरी है, क्लास को मिस मत करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका नया पेड बैच स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। और हाँ, यहाँ पर आपके टॉप एजुकेटर्स तो आपको मिलेंगे, आइकॉनिक बैचेस भी हैं, आज का डाउट है, टेस्ट सीरीज है, रेज योर हैंड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 1 साल या 2 साल आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोड यूज़ करेंगे कृति 10। हाउ वाज द सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये कोड लगाने के बाद में प्रोसीड टू पे करना है, ये अमाउंट 10% आपका डिडक्ट हो जाएगा। इस संडे को नहीं बल्कि 20 तारीख का यहाँ पर ये आपका कॉम्बैक्ट है जो कि मेगा कॉम्बैक्ट है, इसको मिस मत करिएगा। यहाँ पे आपको प्राइजेस वगैरह मिलेंगे, कोड अगेन द कृति 10। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, अभी 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इमरजेंसी वाला जो सेशन है उसे मिस मत करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।